वेलकम व्यूअर एंड एस्पायरेंट। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले हर एक एग्जाम में इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। न्यूजीलैंड से बढ़ते हुए संबंधों से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में न्यूजीलैंड के टेक्नोलॉजी, न्यूजीलैंड के नॉलेज, एक्सपर्टीज को हम साझा कर पाएंगे। लेकिन साथ में जहां तक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो न्यूजीलैंड का पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर बहुत रिलेवेंट हो जाता है और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे और साथ में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं इस सेशन को और ये पूरा सेशन ज्योग्राफी पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। साथ में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ डायमेंशंस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ओकेजन है तो रायसीना डायलॉग होने जा रहा है और रायसीना डायलॉग एक डिप्लोमेटिक टॉक है। बहुत सारे देशों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए हैं और इनके साथ हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाह रहे हैं अपना बायलिटरल इश्यू, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बने, भारत के साथ व्यापार इन देशों का कैसे बढ़े, इन सभी बातों पर वन बाय वन डिस्कस होगा। इसी बीच न्यूजीलैंड जो अब तक कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ था, हमारे साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध इसके नहीं थे, इनके प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा ने न्यूजीलैंड को फिर से चर्चा में ला दिया है। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही भारत की अभी यात्रा की है। बहुत सारे मामलों पर दोनों देशों ने बात की। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हम लोग आने वाले समय में डिफेंस टाई को मजबूत करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और इसके साथ ही जो हमारा पैसिफिक ओशियन, खासकर साउथ चाइना सी में चीन के साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं उनमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरह से ये डायलॉग कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिलेशनशिप को और मजबूत बना रहा है और एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों नए विश्व को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं न्यूजीलैंड के ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझें। तो देखो, न्यूजीलैंड का पूरा ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया के आसपास दिखता है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है और ये पूरा आइलैंड एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट बनता है जिसे पॉलिनेशिया ट्राइंगल कहते हैं। पॉलिनेशिया ट्राइंगल में ही न्यूजीलैंड ट्राइंगल के एक छोर पर लोकेटेड है और ईस्ट में हम देखते हैं ईस्टर आइलैंड है, ऊपर हवाई आइलैंड है। बाकी और भी आइलैंड हैं जो अक्सर न्यूज में आते हैं जैसे टोंगा, समोआ, कुक, सोसाइटी। तो ये सारे आइलैंड के साथ न्यूजीलैंड बनता है एक पॉलिनेशिया का देश। यहाँ पर न्यूजीलैंड को अगर देखें तो इसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, लगभग 250 बिलियन यूएसडी की है। ये देश जाना जाता है अपने डेयरी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आपने मूवी वगैरह भी देखी होगी, वेब सीरीज भी आया हुआ है। तो बहुत सारी मूवी की शूटिंग यहाँ पे होती है, बहुत अच्छे लोकेशंस यहाँ पर मिलते हैं। ईस्ट में होने के कारण यहाँ पर सवेरा बहुत पहले होता है। जब भी क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग 4 बजे से ही हमको उठ के देखना पड़ता है। और इंडियन जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा अब हो चुकी है। आप देख रहे थे कि अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो यहीं से हमारे जो रचिन थे वो प्ले कर रहे थे। तो लगभग 3 लाख जो हैं वो हमारे इंडियन लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोनों देशों का जो रिलेशन होगा उसमें इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन कम्युनिटी ने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को मोटिवेट किया है कि आप इंडिया के साथ रिलेशन बनाओ। साथ में वहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी इंडिया को लेके बहुत पॉजिटिव रहे हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूजीलैंड के ज्योग्राफी को समझें कि देखो, न्यूजीलैंड ये पूरा जो कंट्री है वो एक आइलैंड कंट्री है। मेनली 2 बड़े आइलैंड पर ये सिचुएटेड है। एक आइलैंड इसका नॉर्थ आइलैंड कहा जाता है और दूसरा साउथ आइलैंड कहा जाता है। इसी पर न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन और बड़े शहर लोकेटेड है। इस पूरे न्यूजीलैंड की मैपिंग हम देखते हैं 1769 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने किया था और बहुत सारे लोकेशंस जैसे माउंटेन पिक हैं, स्ट्रेट हैं, उनका नाम भी इसी कैप्टन जेम्स कुक के नाम पर रखा जाता है। आते हैं हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल फीचर को कवर करें कि न्यूजीलैंड के कौन से पॉलिटिकल लोकेशंस हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो है 4 वर्ड को याद रखो, ए, बी, सी और डी। थोड़ा सा स्पेलिंग हम लोग चेंज करेंगे।
और thereafter we will able to memorize all such relevant places of न्यूजीलैंड। तो ए फॉर ऑकलैंड। ऑकलैंड एक बहुत बड़ा सिटी है। ऑकलैंड आते हम लोग ऑकलैंड से ही डिस्कस करेंगे। तो ऑकलैंड नॉर्थ आइलैंड पर लोकेटेड है और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सिटी ऑकलैंड ही बनता है। ऑकलैंड के बाद हम आते हैं बी। बी फॉर वेलिंगटन। हम लोग थोड़ा स्पेलिंग चेंज करेंगे, बी फॉर वेलिंगटन। वेलिंगटन भी नॉर्दर्न आइलैंड पर लोकेटेड है और न्यूजीलैंड का कैपिटल यही हमारा वेलिंगटन ही बनता है और बहुत बड़ा सिटी है। साथ में इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता है। इससे साउथ में दुनिया की कोई राजधानी लोकेटेड नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जाना जाता है अपने डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। न्यूजीलैंड में डेयरी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ खासकर जो काऊ हैं ये सब बहुत अच्छी नस्ल की मिलती हैं। अगेन अगर हम साउथ आइलैंड की ओर बढ़ें तो यहाँ पर जो बड़ा सिटी दिखता है वो है क्राइस्ट चर्च। अब क्राइस्ट चर्च एक बहुत बड़ा सिटी है। ये भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। लेकिन ये चर्चा में तब आया जब एक शांत पीसफुल कंट्री न्यूजीलैंड में 2019 में हम देखते हैं कि एक टेरर अटैक होता है। इस टेरर अटैक से न्यूजीलैंड पूरी तरह से हिल गया था और इसके कारण ये भी एक ऐसा देश बन गया जो टेररिस्ट के अगेंस्ट खड़ा है। और कहीं ना कहीं देखो भारत भी टेररिस्ट के लिए संघर्ष कर रहा है, इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भारत मिलकर अब टेररिस्टों के अगेंस्ट काम करेगा और ये कहीं ना कहीं दोनों देशों को एक साथ लाएगा। आते हैं आगे, जो सबसे लास्ट का सिटी है जो ध्यान रखना है, डी फॉर डुनेडिन। तो डुनेडिन न्यूजीलैंड का एक ऐसा सिटी है जो जाना जाता है एजुकेशंस के लिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है जो न्यूजीलैंड के पुराने यूनिवर्सिटीज में से एक है और एजुकेशन का हब रहा है। तो इस तरह से ए फॉर ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सिटी है, बी फॉर वेलिंगटन जो कैपिटल है और साउदर्न मोस्ट कैपिटल बनता है, सी फॉर क्राइस्ट चर्च जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है और डी फॉर डुनेडिन जो फिर से एजुकेशन के लिए जाना जा रहा है। तो इस तरह से चार सिटीज को अगर हम दिमाग में रखें तो वी विल एबल टू टेक द राइट आंसर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे चले हम लोग कि इसके फिजिकल फीचर में क्या इंटरेस्टिंग बनता है। तो पूरा का पूरा न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है वो मैग्निफिसेंट है। यहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह होती है, वेब सीरीज वगैरह बनते रहते हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, समतल मैदान है, कोस्टल एरिया है। वन बाय वन सबको कवर करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें न्यूजीलैंड का जो फिजिकल मैप है उसको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें खास हैं न्यूजीलैंड के फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखो यहाँ जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है साउदर्न आल्प्स और साउदर्न आल्प्स इसके साउथ आइलैंड पर ही लोकेटेड है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछा गया है, इसका नाम है माउंट कुक। तो माउंट कुक उस कैप्टन कुक के नाम पर ही रखा गया है, न्यूजीलैंड के हाईएस्ट पिक का नाम। इस साउदर्न आल्प्स के ठीक नीचे जाते हैं तो कैंटरबरी का प्लेन मिलता है और ये कैंटरबरी का प्लेन न्यूजीलैंड का फूड बाउल है। यही से न्यूजीलैंड का पूरा जो फूड सप्लाई है वो मेंटेन होता है और इसीलिए हम देख रहे थे कि क्राइस्ट चर्च वगैरह जो सिटीज है उनका प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन बनता है हमारा एग्रीकल्चर। आते हैं जो नॉर्दर्न आइलैंड है, तो नॉर्दर्न आइलैंड पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कुछ आइसोलेटेड पीक भी हैं। यहाँ पर वॉल्केनो भी दिखते हैं जिसका नाम अभी आएंगे हम लोग। तो वॉल्केनो भी है और लेक्स भी दिखाई पड़ते हैं। तो वन बाय वन इन्हीं चीजों को हम लोग अब कवर करेंगे न्यूजीलैंड के फिजिकल को। तो जो हमारा फिजिकल है उसमें जो लेक हैं उनको अगर देखें तो नॉर्दर्न आइलैंड पर एक बहुत फेमस लेक है, लेक टाउपो। लेक टाउपो नॉर्थ आइलैंड पर है और एक ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे लोग जाते हैं और इस तरह से गोल्फ खेलते हैं, बॉल को पानी में फेंकते हैं। यहाँ पर गोल पोस्ट बना रहता है, यहाँ तक ये पहुँचता है, बहुत फेमस हो जाता है ये। माउंट एगमंट या जिसको तारा नाकी भी कहते हैं, ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो नॉर्थ आइलैंड पर है और ये माना जाता है कि ये
जो है साउथ वेस्ट नॉर्थ आइलैंड पर है, और ये माना जाता है कि ये एक बहुत सुंदर आइलैंड, बहुत सुंदर व्यू देता है न्यूजीलैंड में। तो अक्सर टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। आते हैं इसके जो ओशियनिक पार्ट हैं उसको अगर देखें, तो ओशियनिक पार्ट में नॉर्थ आइलैंड के नॉर्थ में बे ऑफ प्लेंटी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है। तो न्यूजीलैंड के नॉर्थ में प्लेंटी की खाड़ी है, और ये पूरा एरिया जाना जाता है फिशिंग एक्टिविटीज के लिए। बहुत सारे फिशेस यहाँ पे आते हैं जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, लाइवलीहुड जनरेट करते हैं, और बहुत सारे लोग इसी पर डिपेंडेंट हैं। अगेन नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को एक स्ट्रिट अलग करता है। इस स्ट्रिट का नाम है कुक स्ट्रिट। यही वो कुक स्ट्रिट है जो दोनों आइलैंड को अलग कर रहा है, और इसका नाम रखा गया उसी कैप्टन कुक के नाम पे। अगेन और नीचे आते हैं तो हमें फेवॉक्स स्ट्रिट दिखता है। तो न्यूजीलैंड का साउदर्न मोस्ट आइलैंड कहलाता है स्टीवॉर्ट आइलैंड, और इस स्टीवॉर्ट आइलैंड को अलग करता है हमारा फेवॉक्स स्ट्रिट। तो इस तरह से हमें न्यूजीलैंड के कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं कि भाई न्यूजीलैंड का हमारा पॉलिटिकल क्या जो एक इम्प्लीकेशंस दिखता है इस तरह के रिलेशन से। तो देखो न्यूजीलैंड के अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये लोकेटेड है, और कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया पे है। तो अगर न्यूजीलैंड के साथ हमारे रिलेशन ट्रेड बूस्ट होंगे तो एक तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी हमारे सप्लायर्स के लिए, साथ में चाइना की जो दादागिरी और धौंस, अगर हम उसको काउंटर करना चाह रहे हैं तो न्यूजीलैंड जैसे देश हमारी बातों का समर्थन करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हमारी इमेज, हमारे ओपिनियन पर पड़ेगा। तो इस तरह से न्यूजीलैंड का साथ आना हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हम ना केवल उसके साथ ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि उसके साथ हमारे और भी एक्सचेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजी नई आएगी, डेयरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा काम है। तो ये सारे बेनिफिट न्यूजीलैंड से मिलेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सामान्य रहे हैं। तो ये सारी बातें थी न्यूजीलैंड को लेकर के। अगले सेशन में हम लोग कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए।